ये वीडियो रहने वाली है UFC 294 की रिकैप वीडियो, जिधर एक एक करके सारी फाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रीलिम के ओपनर शारापुतीन मैगोमेडोव वर्सेस ब्रूनो सिल्वा की फाइट से। शारा बुलेट की तरफ से एक गुड सॉलिड डेब्यू देखने को मिला, जिधर उसने अपनी डेब्यू फाइट में काफी प्रॉब्लम्स को फेस किया, बट स्टिल वो इस फाइट को जीत गया। शारा बुलेट की एक चीज जो सबसे इंप्रेसिव थी वो थी उसकी एबिलिटी किक्स थ्रो करने की। अपने पंचेस से ज्यादा शारापुतीन अपने किक्स को थ्रो करता है, और इवन जब ब्रूनो सिल्वा और उसके बीच कम डिस्टेंस था, वो स्टिल कैसे भी करके अपने किक्स को लैंड कर दे रहा था। अब शारापुतीन की इन किक्स की यूनिक चीज ये है कि वो इन किक्स को एक जैब की तरह थ्रो करता है। शारापुतीन के लिए उसकी किक्स ही उसके पंचेस हैं, जिधर हम देख सकते थे कि वो ग्राउंड में हो या फिर वो फीट में हो, वो हर जगह हर एक स्टाइल से हर एक स्टांस से किक्स को थ्रो करते रहता है। और इन सब के बीच में जो बेस्ट चीज थी वो ये थी कि जब शारापुतीन ग्राउंड में था, ब्रूनो सिल्वा हल्का सा दूर हुआ और शारापुतीन ने उठने की जगह ग्राउंड से ही एक बहुत ही यूनिक किक को थ्रो किया, जो एक्चुअली में ब्रूनो सिल्वा के हेड पे लैंड हुई। बट जैसे डैना व्हाइट ने कहा, शारापुतीन को चाहिए कि वो अपनी ग्राउंड गेम को बहुत ज्यादा इंप्रूव करे। प्रिडिक्शन वीडियो में भी मैंने इस चीज को मेंशन किया था कि ये मत सोचना कि शारापुतीन मैगोमेडोव दागिस्तान से है तो उसे रेसलिंग आती है, क्योंकि शारापुतीन की जितनी भी मैंने फाइट्स देखी हैं, उधर उसकी एक्चुअली में वीकनेस है कि वो अपनी फाइट्स में काफी बार टेक डाउन हो जाता है और उसका टेक डाउन डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस फाइट में भी अगर हम देखें तो ब्रूनो सिल्वा एक ग्रैपलर नहीं है, एंड आई थिंक उसके करियर का ये दूसरा या फिर तीसरा ही टेक डाउन था, जिधर वो मल्टीपल टाइम्स शारापुतीन को ग्राउंड में लेके चले गया। ग्राउंड में भी शारापुतीन ने ये शो किया कि वो अपने बैक से भी अपने ओपोनेंट को हर्ट कर सकता है, बट प्रॉब्लम इधर ये है कि ये अभी उसकी यूएफसी में डेब्यू फाइट थी, और इस डेब्यू फाइट में ही वो ग्राउंड से वापस अपने फीट में खड़ा नहीं हो पाया। स्ट्राइकिंग की बात करें तो नो डाउट अबाउट इट, शारापुतीन की स्ट्राइकिंग एक हाई लेवल की स्ट्राइकिंग है, स्पेशली जब हम बात करते हैं उसके किक्स की। बट अगर शारापुतीन ने अपने टेक डाउन डिफेंस और अपनी ग्राउंड गेम को इंप्रूव नहीं किया, तो फ्यूचर में जब वो हाई लेवल ओपोनेंट्स को फेस करेगा तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ने वाली है। बट ओवरऑल एक गुड डेब्यू फाइट। हम देख सकते थे कि शारापुतीन इस फाइट को फिनिश करना चाहता था, तो ये एक्चुअली में एक काफी अच्छी मेंटालिटी है, एंड लेट्स सी फ्यूचर में शारापुतीन कैसे फाइट करता है। अब इसके बाद बात करते हैं अंशुल जुबली वर्सेस माइक ब्रिडन की फाइट के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अंशुल जुबली को हेट करना बंद करो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना अलग बात होती है, और वो अंशुल जुबली को डेफिनेटली देना चाहिए, बट इसके अलावा फालतू का अंशुल जुबली को हेट करना आई रियली डोंट थिंक सो एक राइट थिंग है। और यार, इस टाइम पर अंशुल जुबली को हेट नहीं बल्कि हम सब की सपोर्ट चाहिए। तो अब अगर हम फाइट की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड राउंड अंशुल जुबली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिधर बेशक माइक ब्रिडन ट्राई कर रहा था अंशुल जुबली पर प्रेशर डालना, बट अंशुल जुबली काफी अच्छी जॉब कर रहा था कंटिन्यूअसली मूव करने की, उस पर बीच बीच पर किक्स लैंड करने की, और अपने स्ट्रेट पंचेस से खुद के और माइक ब्रिडन के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने की। राउंड 1 क्लियरली अंशुल जुबली जीता, जिधर हम देख सकते थे कि अंशुल जुबली के पंचेस बहुत फास्ट थे, और जब दोनों ही फाइटर्स एक ब्रॉल सिचुएशन में आ जा रहे थे तो अंशुल जुबली के पंचेस ज्यादा पावरफुल थे और वो ज्यादा हार्ड लैंड कर रहे थे। अब राउंड 2 में भी सेम स्टोरी थी, जिधर अंशुल जुबली डोमिनेट कर रहा था, बट फिर से फाइट देखने के बाद एक चीज जो मैंने माइक ब्रिडन की नोटिस की वो ये था, अंशुल जुबली और माइक ब्रिडन एक दूसरे के साथ ब्रॉल कर रहे थे। तो इस राउंड में स्पेशली ये चीज तब हो रही थी जब अंशुल जुबली अपने राइट पंच को थ्रो कर रहा था, बट उसके बाद अंशुल जुबली का गार्ड ओपन हो जा रहा था और माइक ब्रिडन उस पर लेफ्ट हुक को कनेक्ट कर दे रहा था। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि राउंड 2 में अंशुल जुबली ने लेफ्ट जैब और उसको फॉलो अप किया एक बिग राइट स्ट्रेट पंच से, जिसने ऑलमोस्ट माइक ब्रिडन को फिनिश कर दिया था। जहां माइक ब्रिडन बुरी तरह से रॉक था, वो केज साइड चले गया था, और इधर अंशुल जुबली को भी लगा कि वो इस फाइट को यहीं पर खत्म कर सकता है, और इसीलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी माइक ब्रिडन को फिनिश करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली माइक ब्रिडन फिनिश नहीं हुआ, उसने बहुत अच्छे वे से रिकवर कर लिया, और राउंड 2 सर्वाइव करने के बाद जब बारी आई राउंड 3 की तो पूरी गेम ही चेंज हो गई। राउंड 3 के स्टार्टिंग में ही अंशुल जुबली टायर्ड दिख रहा था, और वो इसलिए क्योंकि राउंड 2 में उसने माइक ब्रिडन को फिनिश करने के लिए अपनी बहुत सी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। अब इस राउंड में माइक ब्रिडन अंशुल जुबली के माइंड से खेलने भी लग पड़ा, जिधर वो अंशुल जुबली को पॉइंट आउट करने लग पड़ा, उसे बाग करने लग पड़ा, और जब भी अंशुल जुबली पंचेस को थ्रो कर रहा था तो माइक ब्रिडन ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि वो पंचेस उसे फील भी नहीं हो रहे। मैं रियली होप कर रहा था कि कैसे भी करके अंशुल जुबली इस राउंड को सर्वाइव कर जाए, बट इधर प्रॉब्लम ये पड़ गई कि एक तो अंशुल जुबली टायर्ड हो गया था, और दूसरा अंशुल जुबली कंफ्यूज लग रहा था माइक ब्रिडन के रिएक्शंस को देखकर, और एंड में अंशुल जुबली इतना ज्यादा बीट अप हो गया था कि माइक ब्रिडन ने सबसे पहले लेफ्ट हुक को थ्रो किया और उसे फॉलो अप किया एक राइट हुक से, और अंशुल जुबली कंप्लीटली नॉकडाउन हो गया। तो ये
अंशुल जुबली के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेब्यू था, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को स्पेशली डोमिनेट करने के बाद और विक्ट्री से इतनी क्लोज आने के बाद भी ये फाइट राउंड 3 गई और माइक ब्रेडन राउंड 3 में फाइट को जीत गया। बट इसी के साथ आई रियली वांटेड कि इस फाइट में अंशुल जुबली रेसलिंग करता। नो डाउट कि इस फाइट में अंशुल जुबली की स्ट्राइकिंग इंप्रूव हुई है, बट अंशुल जुबली की ग्राउंड गेम भी काफी अच्छी है और अपनी लास्ट फाइट अगेंस्ट जेका सेरेगे में भी वो उस फाइट को जीता था जब वो जेका सेरेगे को ग्राउंड में लेके गया था। आई थिंक अंशुल जुबली का फोकस काफी ज्यादा था कि वो इस फाइट में माइक ब्रेडन को नॉकआउट करेगा और इसीलिए उसने अपनी ग्रैपलिंग और अपनी ग्राउंड गेम को शो नहीं किया। तो स्पीड रिकवरी टू अंशुल जुबली, बट अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। स्टिल अभी अंशुल जुबली के पास एटलीस्ट 2 फाइट्स पड़ी होंगी अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो अंशुल जुबली को थोड़ा सा भी टाइम ऑफ लेना चाहिए, फिर से फोकस करना चाहिए और जब अंशुल जुबली फिर से वापस आएगा तो उसे मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपनी दोनों फाइट्स को जीत जाए। एंड आई रियली बिलीव कि ऐसा अंशुल जुबली कर सकता है। इस फाइट में भी हमने देखा कि अंशुल जुबली के पास टैलेंट है, उसकी स्ट्राइकिंग भी इंप्रूव हुई है, बस थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी है, बट वो फाइट करते करते आ जाएगा। सो गुड लक टू अंशुल जुबली और मैं प्रीटी श्योर हूं जब भी अंशुल जुबली अपना कमबैक करेगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाला है, क्योंकि स्टिल अंशुल जुबली अभी 28 इयर्स का है, तो अंशुल जुबली के पास बहुत ज्यादा टाइम है और ज्यादा इंप्रूव होने के लिए। और अब बात करते हैं मेन कार्ड की, जिधर मेन कार्ड के ओपनर से स्टार्ट करें तो ये फाइट हुई थी सईद नूरमगोमेडोव और मोइन गफुरोव के बीच। ये फाइट सिर्फ 1 मिनट चली, क्योंकि मोइन गफुरोव बहुत ही जल्दी रश कर गया और इस रश में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी नेक को ओपन रखकर, और सईद नूरमगोमेडोव ने एकदम से चोक को लॉक कर दिया और जैसे ही ये गिलेटिन चोक लॉक इन हुआ ये फाइट ओवर हो गई। मोइन गफुरोव के पास टैप आउट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा और फाइट हारने के बाद हम उसे देख सकते थे कि वो खुद से कितना ज्यादा अनहैप्पी था कि उसने फालतू का इतनी जल्दी रश कर दिया। तो अब इसी के साथ मोइन गफुरोव ने यूएफसी में 3 फाइट्स की हैं और वो तीनों ही फाइट्स को हार गया है। तो राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि मोइन गफुरोव का फ्यूचर क्या होगा, बट अगर इसी के साथ सईद नूरमगोमेडोव की बात करें तो ये विन उसकी काफी इंप्रेसिव थी, जिधर उसने जरा भी डैमेज नहीं लिया। तो आई थिंक कि सईद नूरमगोमेडोव जल्दी ही कमबैक करके अर्ली नेक्स्ट फाइट करने का देखेगा। अब इसके बाद बात करते हैं मिडिलवेट डिवीजन फाइट जो हुई थी इकरम एलिस्केरोव और वॉरली एल्वेस के बीच। आई न्यू कि इकरम एलिस्केरोव इस फाइट को इजीली जीतेगा, क्योंकि वॉरली एल्वेस एक बहुत ही बेसिक फाइटर है और इस फाइट में इकरम एलिस्केरोव ने शो कर दिया कि वो कितना ज्यादा डेंजरस है। इस फाइट में इकरम एलिस्केरोव अपने जैब से वॉरली एल्वेस पर एक्सट्रीम प्रेशर डाल रहा था और इस सिंगल जैब ने ही वॉरली एल्वेस को नॉकडाउन कर दिया। इकरम एलिस्केरोव अपने जैब को बहुत ही ज्यादा स्नैपी वे से थ्रो कर रहा था और इसी की वजह से जब ये जैब कनेक्ट हुआ तो इस जैब में इतनी ज्यादा पावर थी कि वॉरली एल्वेस नॉकडाउन हो गया, जिसके बाद इकरम एलिस्केरोव वेंट ऑल इन, जिधर उसने हेड किक को थ्रो किया और उसको एकदम से फॉलो अप किया एक फ्लाइंग नी से जो पूरी कनेक्ट हुई और वॉरली एल्वेस बुरी तरह से रॉक हो गया, जिधर इकरम एलिस्केरोव उस पर लगातार पंचेस को थ्रो करने लगा और इवेंचुअली वॉरली एल्वेस नॉकआउट हो गया। तो ये इकरम एलिस्केरोव की काफी इंप्रेसिव विन थी और अब इकरम एलिस्केरोव चाहता है कि वो रैंकिंग्स में एंटर हो और वो मिडिलवेट डिवीजन के टॉप 10 रैंक फाइटर से फाइट करे। एंड आई थिंक कि यूएफसी बहुत ही जल्दी इकरम एलिस्केरोव को बूस्ट करने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस डिवीजन में हमजा चिमाएव भी है और इकरम एलिस्केरोव और हमजा चिमाएव की पहले भी फाइट हो रखी है। तो जस्ट लाइक इजराइल अदेसानिया एंड एलेक्स परेरा, यूएफसी भी चाहती है कि वो हमजा चिमाएव और इकरम एलिस्केरोव की फाइट करवाए। आई थिंक इकरम एलिस्केरोव की स्किल्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और वो रेडी है मिडिलवेट डिवीजन के टॉप 10 रैंक फाइटर्स को फेस करने के लिए। सो अब लेट्स सी यूएफसी क्या करती है। अब इसके बाद बात करते हैं एक नो कॉन्टेस्ट फाइट की जो हुई थी लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स मैगोमेड अंकलाएव वर्सेस जॉनी वॉकर के बीच। इस फाइट को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया और ये फाइट एंड हुई एक नो कॉन्टेस्ट। फाइट की स्टार्टिंग में दोनों फाइटर्स एक दूसरे को फील कर रहे थे, जिधर मैगोमेड अंकलाएव ने एक बॉडी शॉट को थ्रो किया जो एक्चुअली में जॉनी वॉकर की बॉडी में लैंड हुआ, बट जो जॉनी वॉकर ने रिएक्शन दिया वो पूरा रिएक्शन फेक था और वो जॉनी वॉकर ने इसलिए किया ताकि मैगोमेड अंकलाएव उस पर रश इन कर जाए और वो मैगोमेड अंकलाएव को काउंटर कर दे। अब ये काइंड ऑफ गेम प्लान जॉनी वॉकर का वर्क कर गया, जिधर जरूर से अंकलाएव ने रश इन किया, बट जॉनी वॉकर अपने पंचेस को कनेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अंकलाएव ने जॉनी वॉकर की बैक को ले लिया। अब इधर जॉनी वॉकर ने केज की हेल्प से काफी अच्छी चीज की, जिधर वो अपनी नेक को केज की साइड रख रहा था, जिसकी वजह से अंकलाएव चोक के लिए लॉक्स को इन नहीं कर पा रहा था। बट इसी के बीच में मैगोमेड अंकलाएव ने एक इलीगल नी को थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से इस फाइट को रोकना पड़ा और इवेंचुअली ये फाइट एक नो कॉन्टेस्ट हो गई। अब इधर काफी ज्यादा
ज्यादा लोग दो चीजों से कंफ्यूज्ड हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जॉनी वॉकर को ये विन दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जब पीटर यान ने एल्जमेन स्टर्लिंग पर नी को लैंड किया था तो एल्जमेन स्टर्लिंग भी फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाया था और इसकी वजह से एल्जमेन स्टर्लिंग को वो विन दे दी थी। बट इस फाइट में हम देख सकते हैं कि जॉनी वॉकर को विन नहीं मिली और ये फाइट एक नो कॉन्टेस्ट फाइट थी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस फाइट में रेफरी ने ये कहा कि मैगोमेड अंकलाएव ने वो नी को जो थ्रो किया था वो एक अनइंटेंशनल नी थी, यानी कि मैगोमेड अंकलाएव ने जानबूझकर नी को थ्रो नहीं किया था। वेरस जब हम बात करते हैं पीटर यान और एल्जमेन स्टर्लिंग की तो उधर रेफरी का ये कहना था कि वो एक इंटेंशनल नी थी। अब दूसरी चीज जिससे लोग और जॉनी वॉकर खुद भी कंफ्यूज्ड है वो ये है कि काफी लोग मानते हैं कि जॉनी वॉकर कंप्लीटली ऑलराइट था और डॉक्टर को फाइट होने देनी चाहिए थी और इस फाइट को ऑफ नहीं करना चाहिए था। तो एक्चुअली में इधर हुआ ये कि डॉक्टर ने जॉनी वॉकर से दो क्वेश्चंस पूछे और उन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर जॉनी वॉकर नहीं दे पाया। सबसे पहला क्वेश्चन जो डॉक्टर ने पूछा वो ये था कि अभी जॉनी वॉकर कहां पर है। तो जॉनी वॉकर ने इसका आंसर देने में काफी टाइम लगा दिया। जिधर जब उसने इसका आंसर दिया तो जॉनी वॉकर का आंसर था कि वो एक डेजर्ट में है, जो अकॉर्डिंग टू डायना व्हाइट जॉनी वॉकर ने टेक्निकली तो सही चीज बोली। अब इसके बाद डॉक्टर ने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा वो ये था कि इस फाइट का कौन सा राउंड चला है, जिसका जॉनी वॉकर आंसर नहीं दे पाया। अब ये दोनों क्वेश्चंस डायना व्हाइट ने कंफर्म किए कि यही दो क्वेश्चंस डॉक्टर ने पूछे थे जिसका जॉनी वॉकर करेक्ट आंसर नहीं दे पाया। तो मेरे ओपिनियन में अगर यही सिचुएशन थी तो ये डिसीजन बिल्कुल सही था। बट उस टाइम पर जब डॉक्टर और रेफरी ने इस फाइट को कैंसिल कर दिया तो जॉनी वॉकर पूरा कंफ्यूज था और वो शॉक में था, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस फाइट को करे और इसके लिए उसने रेफरी को भी साइड में पुश कर दिया। अब धीरे धीरे हम देख सकते थे कि यही सिचुएशन एक मोमेंटम गेन कर रही है जो काफी बैड जगह जा रहा था, क्योंकि मैगोमेड अंकलाएव भी अब एंग्री हो गया था और वो भी सिक्योरिटी को पुश करने लग पड़ा था जॉनी वॉकर से फाइट करने के लिए। ये दोनों फाइटर्स काफी ह्यूज हैं और अगर ये दोनों फाइटर्स मैड हो जाते तो ये पूरा ही ऑक्टेगन केओस में बदल जाता। तो यही सिचुएशन देखकर डायना व्हाइट भी ऑक्टेगन के अंदर एंटर कर गया, जिसके बाद उसने दोनों ही फाइटर्स को काम डाउन करवाया और फाइनली रेफरी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिधर ये फाइट एक नो कॉन्टेस्ट फाइट गई। तो दोनों फाइटर्स के लिए काफी अनलकी फाइट थी ये, बट स्पेशली अगर हम मैगोमेड अंकलाएव की बात करें तो ये गलत नहीं मैगोमेड अंकलाएव को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली है। लास्ट फाइट मैगोमेड अंकलाएव की ड्रॉ गई, जिसके बाद मैगोमेड अंकलाएव ने काफी टाइम ऑफ ले लिया था और अब जब मैगोमेड अंकलाएव ने रिटर्न किया तो ये फाइट उसकी नो कॉन्टेस्ट चली गई। अब डायना व्हाइट ने कहा है कि वो फिगर आउट कर लेंगे कि इन दोनों फाइटर्स का फ्यूचर क्या होता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि दिसंबर या फिर जनवरी में ये दोनों फाइटर्स फिर से फाइट करेंगे। और अब इसी के साथ बात करते हैं UFC 294 की को मेन इवेंट फाइट जो हुई थी हमजा चिमाएव वर्सेस कमारू उस्मान के बीच। अब जो मैंने इन दोनों के बारे में रिएक्शन वीडियो डाली है उधर मैंने ये कहा था कि मुझे ये फाइट एक ड्रॉ लग रही है, क्योंकि उस टाइम मैंने जस्ट फाइट को देखा था और ऑडियो को रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से मैं रीकैप नहीं देख पाया। तो इसीलिए मुझे उस टाइम पर लगा कि ये फाइट एक ड्रॉ थी। अगर ये फाइट ड्रॉ भी हो जाती तो मैं स्टिल ओके होता, बट फिर से दो बार और फाइट देखने के बाद मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि हमजा चिमाएव वॉन दिस फाइट। तो ओवरऑल इस फाइट को हमजा चिमाएव जीता, बट ये फाइट एक काफी क्लोज थी, जिधर टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था और मैं रियली एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमजा चिमाएव कमारू उस्मान को डिस्ट्रॉय करने वाला है। बट कमारू उस्मान ने शो कर दिया कि बेशक उसने इस फाइट को एक शॉर्ट नोटिस में लिया था, बट वो इतनी इजीली इस फाइट को गिव अप नहीं करने वाला है। कमारू उस्मान ने बहुत अच्छी फाइट की और ये चीज हम सबको सोच में डालती है कि अगर कमारू उस्मान को फुल कैंप मिला होता तब क्या होता। कमारू उस्मान ने इस फाइट को बहुत ज्यादा हार्ड को दिखाया, बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमजा चिमाएव की तो हमजा चिमाएव ने इस फाइट को जीतकर अपने टाइटल शॉट को सिक्योर कर लिया है। अब आई नो कि ऑक्टेगन से बाहर निकलने के टाइम हमजा चिमाएव ये कह रहा था कि मे बी उसने अपने आर्म को ब्रेक कर दिया है, तो ये काफी बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमजा चिमाएव राउंड 2 और राउंड 3 में काफी स्लो हो गया था। ड्रीकस डुप्लेसी इस टाइम पर बिल्कुल प्रे कर रहा होगा कि रियली हमजा चिमाएव का हाथ ब्रेक हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बेशक हमजा चिमाएव का टाइटल शॉट सिक्योर्ड है, बट ड्रीकस डुप्लेसी वो फाइटर होगा जिसको शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। अब अगर इस फाइट की थोड़ी और बात करें तो राउंड 1 हमजा चिमाएव का हमेशा एक्सप्लोसिव रहा है, जिधर हमेशा ही राउंड 1 में हमजा चिमाएव ने अपने ओपोनेंट को पुश बैक किया है, उसे ग्राउंड में लेके गया है और मोस्ट ऑफ द फाइट्स उसने इधर ही फिनिश कर दी हैं। पर जैसे कि कमारू उस्मान एक बहुत ही हाई लेवल का फाइटर है, उसने मेक श्योर किया कि वो हमजा चिमाएव की इस अर्ली फ्यूरी को सर्वाइव कर ले और उससे समिट ना हो। हमजा चिमाएव ने खुद एडमिट किया है कि उसने इस फाइट से बहुत कुछ लर्न किया है। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने अपकमिंग फाइट्स में हमजा चिमाएव कैसे फाइट करता है। अब हमजा चिमाएव फर्स्ट राउंड में इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि हमेशा से हमजा चिमाएव के कार्डियो पर क्वेश्चंस उठते हैं कि अगर वो 5 राउंड की फाइट में अपने ओपोनेंट को फर्स्ट राउंड में फिनिश नहीं कर पाया और अगर ये फाइट पूरे 5 राउंड्स की तो हमजा चिमाएव कैसे फाइट करेगा। इस फाइट के बाद
अब ये क्वेश्चन और ज्यादा बड़ा हो गया है, तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट भी करता है और अगर उस फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर जाता है और ये फाइट अगर लेटर राउंड्स में जाती है तो हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड की पेस और उसके प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएगा। बट ऑब्वियसली गिवन दैट अगर शॉन स्ट्रिकलैंड फर्स्ट राउंड सर्वाइव करता है, क्योंकि एक बात जो हमजा चिमाएव की माननी पड़ेगी वो ये है कि फर्स्ट राउंड हमजा चिमाएव के अगेंस्ट सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब इसके बाद बात करते हैं UFC 294 की मेन इवेंट फाइट जो लाइट वेट डिवीजन फाइट थी बिटवीन इस्लाम महाचेव एंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। फर्स्ट राउंड में अलेक्जेंडर को नॉकआउट करने के बाद इस्लाम महाचेव ने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है और अब इस विन के बाद इस्लाम महाचेव को कोई भी डाउट नहीं कर पाएगा। तो ये इस्लाम महाचेव की बहुत बड़ी विन थी क्योंकि वो UFC में पहला फाइटर बन गया जिसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट किया है। हमने हमेशा अलेक्जेंडर को देखा है कि जब भी अलेक्जेंडर हर्ट होता है तो वो हमेशा रिकवर होकर कमबैक कर जाता है, बट इस बार इस्लाम महाचेव ने मेक श्योर किया कि अलेक्जेंडर ऐसा ना कर पाए। इस फाइट में इस्लाम महाचेव लास्ट फाइट के अकॉर्डिंग काफी हेल्दी दिख रहा था, बट इसी के साथ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी अपनी लास्ट फाइट की तरह ही इस फाइट में भी हेल्दी दिख रहा था और ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की किसी भी तरह से और दिख रहा था। स्टार्टिंग में जब अलेक्जेंडर ने इस्लाम महाचेव के टेकडाउन को डिफेंड किया तो मुझे ऐसे लगा कि ये फाइट भी काफी अमेजिंग जाने वाली है, जिधर ये फाइट फुल 5 राउंड्स जाने वाली है, बट ऑब्वियसली वैसा नहीं हुआ और इस पर थोड़ी देर में आते हैं। बट अगर फाइट की बात करें तो इसके बाद दोनों की क्लिंच गेम हुई। इस फाइट में इस्लाम महाचेव के पास पावर बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से उसने अलेक्जेंडर के हेड को नीचे पुश डाउन किया था और अलेक्जेंडर इस ग्रिप से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब इस क्लिंच के पहले भी और इस क्लिंच के बाद भी इस्लाम महाचेव ने बॉडी किक्स को थ्रो करना बंद नहीं किया क्योंकि ये बॉडी किक्स एक गेम प्लान था और यही करते करते इस्लाम महाचेव ने इसी के बीच में एक हेड किक को थ्रो किया जो परफेक्टली अलेक्जेंडर के हेड पे लैंड हुई, जिसके बाद अलेक्जेंडर नॉकडाउन हो गया और इस्लाम महाचेव ने अलेक्जेंडर को जरा भी टाइम नहीं दिया रिकवर होने का, जो यूजुअली हमने अलेक्जेंडर की फाइट्स में देखा है, बी इट मैक्स हॉलोवे या फिर ब्रायन ओर्टेगा की फाइट में। जब भी उन फाइटर्स ने अलेक्जेंडर को हर्ट करके नॉकडाउन किया था तो अलेक्जेंडर को टाइम मिल जाता था रिकवर होने का, बट यही चीज इस्लाम महाचेव ने बिल्कुल नहीं होने दी क्योंकि जैसे ही अलेक्जेंडर नॉकडाउन हुआ इस्लाम महाचेव एकदम से अलेक्जेंडर के ऊपर बिल्कुल चढ़ गया और उस पर कंटिन्यूसली पंचेस को थ्रो करने के बाद हम देख सकते थे कि अलेक्जेंडर कंप्लीटली नॉकआउट हो गया है। तो इस्लाम महाचेव की ये बहुत बड़ी विन थी क्योंकि इस्लाम महाचेव की इस विन ने बहुत कुछ प्रूव कर दिया और इससे ये पता लगता है कि इस्लाम महाचेव इस पूरी लाइटवेट डिवीजन में अभी करंटली द बेस्ट फाइटर है। तो अनलकी फॉर अलेक्जेंडर, बट आई थिंक अलेक्जेंडर को थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लेना चाहिए। सो लेट्स सी अलेक्जेंडर का क्या बनता है। बट इसी के साथ अगर इस्लाम महाचेव की बात करें तो अब अकॉर्डिंग टू डायना व्हाइट मोस्ट लाइकली इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा। और अब चार्ल्स ओलिवेरा जो डिमांड कर रहा था कि वो आउटसाइड ऑफ अबू धाबी इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करना चाहता है तो उसकी वो रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है। अब इस्लाम महाचेव रेडी तो है लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स के साथ फाइट करने के लिए, बट वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर फाइट करे। और अब इस्लाम महाचेव को लेकर क्वेश्चन ये बनता है कि हु कैन बीट इस्लाम महाचेव। अगर स्किल वाइज देखा जाए तो लाइटवेट डिवीजन के टॉप 5 फाइटर्स में से सिर्फ मुझे चार्ल्स ओलिवेरा ही ऐसा फाइटर लगता है जो स्किल वाइज इस्लाम महाचेव के काफी क्लोज आता है। बट इन दोनों की जब फाइट हुई थी तो ये चीज सबने देखी थी कि इस्लाम महाचेव कितनी इजीली उस फाइट को जीत गया था। चार्ल्स ओलिवेरा के अलावा जस्टिन गेची का ये न्यू फाइटिंग स्टाइल मे बी इस्लाम महाचेव को प्रॉब्लम दे, बट आई स्टिल बिलीव कि ये न्यू स्टाइल भी जस्टिन गेची का इस्लाम महाचेव को इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा। सो व्हाट डू गाइस थिंक अबाउट इट? क्या इस्लाम महाचेव को और ज्यादा जरूरत है लाइटवेट डिवीजन में फाइट करने की, या फिर इस्लाम महाचेव डिजर्व करता है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर डायरेक्टली बेल्ट के लिए फाइट करे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।